हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये जो चैप्टर है ये बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको मैंने टॉपिक वाइज कैटेगराइज कर रखा है। तो आज हम इसका पहला जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे, लेकिन उस टॉपिक पर जाने से पहले हमें इसका बेसिक जो है उसको समझना पड़ेगा। और बेसिक के लिए हम जाएंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4। तो देखिए, अगर आपको ध्यान होगा क्लास 9th का जो चैप्टर 4 था वो क्या था, वो था दो चर वाले रैखिक समीकरण। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए जो 9th का चैप्टर था दो चर वाले रैखिक समीकरण और ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। तो आप समझ सकते हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट है। यहाँ युग्म आ गया है, युग्म मीन्स क्या होता है, जोड़ा आ गया है, ठीक है, पेयर आ गया है, जबकि 9th में हमारे पास एक सिंगल इक्वेशन होती थी। तो देखिए, अब पहले हम सिंगल इक्वेशन के बारे में समझेंगे, तभी हम उसका डबल पे काम कर सकते हैं। तो सिंगल पे क्या था, ये क्या कहता था, इसका जो व्यापक रूप था वो था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें देखिए दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। पहली बात, जो a b c होता है वो वास्तविक संख्याएं होती है, ठीक है ना। a b c क्या है, मीन्स हम बोल सकते हैं कि a b c अचर पद है, जबकि x और y क्या है, इसमें चर पद है, ठीक है। और a और b जीरो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो x भी जीरो हो जाएगा, तो इसमें दो चर नहीं रहेंगे। इसी प्रकार अगर b भी जीरो हो गया तो y भी जीरो हो जाएगा, तो ये जो होगा ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए, चर हमको पता ही है, एक्स वाई इसमें चर है, दो चर हैं। रैखिक क्या होता है, जब जो चर राशि की अधिकतम घात अगर 1 है तो हम उसको रैखिक कहते हैं। समीकरण आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर आपने बहुपद पढ़ा हुआ है तो आपको समीकरण भी आना चाहिए। बहुपद में क्या होता है, बराबर में कुछ नहीं होता है, और समीकरण में क्या होता है, बराबर में कुछ ना कुछ होता है। या हम कह सकते हैं इसमें दो पक्ष आ जाते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो चलिए, ये जो हमारा क्लास 9th का ये हमारा जो समीकरण का व्यापक रूप है, इसको हम एक उदाहरण की सहायता से बड़े अच्छे से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है मैंने, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये क्वेश्चन आता था कि इसके हल निकाले। हम क्या करते थे, देखिए हम क्या करते थे, x बराबर एक टेबल बनाते थे, x का मान, और यहाँ से हम y निकाल देते थे। x या किसी एक को निकाल सकते, तो हमने y निकाला। तो y को निकालने के लिए हम 2x को इधर ले जाते, तो 3 माइनस 2x हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, मैंने सॉल्व कर रखा है पहले से, क्योंकि टाइम बचाने के लिए मैंने ये किया है, ठीक है। अब देखिए, मान लो हम x बराबर 0 रखते हैं, तो जैसे हम x बराबर 0 रखेंगे तो देखिए x की जगह पे देखिए हमने यहाँ पे 0 रख दिया, तो 2 0 का 0 हो जाए, 2 0 का 0, और 3 में से हो गया तो 3 ही बचेगा, ठीक है। फिर हमने 1 रखा, तो देखिए 2 कम 2, 3 में से 2 गया 1, फिर हमने 2 रखा, ये आया, फिर 3, फिर हमने क्या किया, -1 रखा। इस बार हमने क्या किया, -1 रखा, तो ये आया। इसी प्रकार हम x के कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, कुछ भी मान हम x के रखेंगे तो y का मान भी क्या होगा, बदलता रहेगा। तो अब यहाँ पे हमें एक समझ में एक बात आ गई कि हम क्या कर रहे हैं, हम जितना x का मान बदल रहे हैं तो y का मान भी बदल रहा है, और वो उसकी कोई सीमा नहीं है कि हमें कितना रखना है, हम कितना भी रख सकते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि दिए गया जो समीकरण है, मान लो जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, उसके हम अनेकों हल निकाल सकते हैं। क्लियर है। ये हमारा सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है ये हम यहाँ से समझ गए हैं, जो कि आपको बिल्कुल समझना है। अब देखिए, इसमें जैसे जो बिंदु हमने निकाले, देखिए जब हमने x का मान 0 रखा तो y 3 आया, तो देखिए 0,3। दूसरी बार हमने x1 रखा तो y 1 आया, तो देखिए x1 रखा तो y 1 आया। फिर हमने x की जगह 2 रखा तो y हमारा -1 आया, तो ये बिंदु हो गया। लास्ट में हमने क्या किया था, x की जगह -1 रखा तो y हमारा क्या आया, 5 आया, तो ये देखिए। तो इस प्रकार हमने इसके 4 बिंदु दिखाए। अब हम क्या सीखेंगे, देखो पहला बिंदु तो हमने कवर कर दिया कि इसके अनेकों हल हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। और हल क्या होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। हल क्या होते हैं, जो इसके बिंदु निकलते हैं, अर्थात x और y का मान ही तो होता है। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, चलो अगर इसको मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ, तो हल आप जैसे समझ नहीं पा रहे हल क्या होता है, तो अगर आपने बहुपद पढ़ा है तो आप इसको भी समझ सकते हैं। देखिए जैसे ये हमारे पास इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान है, मान लो 0, x की जगह क्या आई, देखो x का मान आया 0, y का मान आया 3। हम इनका मान यहाँ रखते हैं, देखिए तो 2x की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस y की जगह क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3, देखिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 जब 0 के साथ गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 और यहाँ भी 3,
देखिए तो क्या है 3 = 3, ये क्या आया, अर्थात हमारा जो दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या आ गया बराबर। तो यही हमारा हल होता है, ठीक है ना। देखिए जिस प्रकार से हम उसमें पढ़ते थे बहुपद में, तो हम जब हम शून्यक निकालते थे हम बोलते थे कि उसका मान जहाँ पर शून्य हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ हम क्या बोलेंगे, जब उनका दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि वो उसका हल है। इसी प्रकार आप देखना, चेक करके खुद करना, आप एक बार इसको रखना, एक बार इसको रखना, किसी भी मान को आप रखोगे तो ये क्या हो रहा होगा, ये इसको संतुष्ट कर रहा होगा, इसको यहाँ भी 3 तो यहाँ भी 3 आ रहा होगा। क्लियर है। अब जो बिंदु हमने निकाले, अब हम इसको क्या करते हैं, एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो देखिए हमने इसको ग्राफ में प्लॉट कर दिया है, ठीक है। देखो पहला बिंदु मेरा था 0,3, तो मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पे देखिए 0, x तो 0 था, x ना इधर गया इधर, और y मेरा 3 था, तो ये देखिए मेरा पहला बिंदु क्या था 0,3। दूसरा बिंदु था मेरा 1,1, तो x का भी 1 y का भी 1, तो ये मिलेंगे यहाँ पे। तीसरा बिंदु था 2,-1, तो देखिए x का 2 यहाँ पे है और y का -1 यहाँ पे, तो ये बिंदु आ गए यहाँ पे। लास्ट बिंदु था मेरा -1,5, तो x का -1 क्या होगा, ये है, और इसका 5 का है, ये है, तो ये भी हमने यहाँ पे मिला दिया। तो जब मैंने इन बिंदुओं को मिलाया, देखिए आप ध्यान से, जब हमने इन बिंदुओं को मिलाया था, ये देखिए, तो हमारे पास क्या आई, एक सरल रेखा बन के आई है, एक सरल रेखा जिसका नाम क्या है 2x + y = 3, यही तो हमारी इक्वेशन थी। तो यहाँ से हमारी एक सरल रेखा बन रही है। तो हमारा एक दूसरा बिंदु जो हम यहाँ से सीखें हम अपने बेसिक से, वो ये है कि दो चरों वाले प्रत्येक जो रैखिक समीकरण का आलेख होता है, ठीक है, जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वह कैसे निकल के आती है, एक सरल रेखा होता है। क्लियर है। तो दो चीज़ें हमने यहाँ से सीखी है बेसिक से, कि उसका जो हल होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होते हैं, अनेक होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और दूसरा क्या है कि इसका जो ग्राफ होता है वह एक सरल रेखा होता है। तो अगर आप ये समझ गए हैं किस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है, तो आप अब इसका आगे का भी समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब नेक्स्ट जो इसका मेन टॉपिक है उसको। तो देखिए अब आ गया हमारा मेन टॉपिक जो हमारा क्लास 10 से रिलेट करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। ये क्या कह रहा है, अब हमने पाठ का नाम रख दिया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। ठीक है, अब हम युग्म पढ़ेंगे। अब युग्म मीन्स क्या होगा, जोड़ा होगा। सबसे पहली बात युग्म क्या होगा, जोड़ा। तो हमने इसी प्रकार आपको ध्यान होगा ax + by + c, पहली क्वेश्चन हमारे वहाँ थी, लेकिन यहाँ जब हमारे पास पेयर आ गए, जोड़े आ गए, तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 दो इक्वेशन हमारे पास होगी। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये क्या होगा, हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होगा। व्यापक रूप मीन्स क्या होता है, हम उसको नॉर्मली जो होता है उसको नॉर्मली हम इस रूप से लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो हमें पता है x और y जो होंगे दोनों जगह, यहाँ भी xy यहाँ भी xy, ये तो क्या है चर राशियाँ हैं। और a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है वास्तविक संख्याएं हैं। क्लियर है, ये क्या है वास्तविक संख्याएं। यहाँ पे आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, a1 b1 क्या कोई संख्याएं होंगी और xy हमें निकालना है। अब देखिए, अब हम बिल्कुल उसके साथ रिलेट करते जाएंगे और उसी प्रकार से इसको आगे हल करेंगे। अब हमसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है, जो हमारा जो इसमें पूछा जाता है, वो क्या कहा जाता है कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो युग्म होंगे, उनके द्वारा जो निरूपित रेखाओं का व्यवहार एवं हल का अस्तित्व हमें बताना है। ठीक है। आप भाषा पे अगर आप समझ में नहीं आ रहा तो समझिए मेरी बात। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो हमें इतना तो क्लियर है कि जब हम एक समीकरण को हल कर रहे हैं तो एक सरल रेखा आ रही है। ठीक है। जब हम दूसरी रेखा को हल करेंगे, मतलब इसमें x और y का मान निकालें, कितने बिंदु निकालें, सिर्फ दो से ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक रेखा के लिए कम से कम दो बिंदु होने बहुत आवश्यक है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो दो बिंदु हम इसके निकाल लिए, जैसे हमने पिछले उसमें निकाला टेबल बना के, दो बिंदु हमने इसके निकाल दी। अब हम क्या करते हैं, दोनों बिंदुओं को एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं। आप समझ सकते हो, ग्राफ में हम उनको दर्शाते हैं। तो देखिए, इस जो पहले वाली जो समीकरण होगी उसकी एक रेखा बनेगी। क्लियर है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण की एक दूसरी रेखा बनेगी। क्लियर है। अब ये क्या कह रहा है कि जो ये दो रेखाएं बनेंगी, क्या इनका कोई आपस में कोई रिलेशन है, ये हमें दिखाना है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो हमारा जो समीकरण युग्म होगा उनके द्वारा जो रेखाएं बनेंगी, क्या बनेगी, जो रेखाएं बनेंगी उन रेखाओं का कैसा व्यवहार है, जब हम उसको ग्राफ में दर्शाएंगे तो उनका कैसा व्यवहार है और कैसा उनका हल निकलता है, उनके बारे में हमें बताना है। ठीक है। लेकिन टॉपिक क्या है कि हमें ग्राफ का प्रयोग नहीं करना है। वैसे तो हमने अभी देखो, हमने पिछले उसमें क्या हम उसी प्रकार से कर सकते थे, इसका हल निकालेंगे उसका हल निकालेंगे, फिर ग्राफ में देखेंगे, हम बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसने कहा ग्राफ का प्रयोग नहीं करना, हमें बताना है तो क्या करते हो। तो देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हमें पहले ही पता होनी चाहिए। वो क्या है कि जैसे रेखाएं हैं, तो एक जो अगर दो रेखाएं हैं तो वो क्या कर सकती है, उनके बीच में रिलेशन क्या हो सकता है।
तो जो दो रेखाएं होती है उनके बीच में सिर्फ 3 रिलेशन हो सकते हैं। अगर वो सीधी रेखाएं हैं तो उनके बीच में 3 रिलेशन हो सकता है। वो रिलेशन क्या है देखिए, पहला रिलेशन होगा, ये होगा प्रतिच्छेदी रेखा। या तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होगी। प्रतिच्छेद का मतलब होता है एक दूसरे को काटना। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है। अगर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, अब देखिए यहाँ पे फिर आपने ध्यान रखना है, पिछले जो हमारा 9th का चैप्टर था उसमें जब हमारा x और y का मान निकाला था, मान लो यहाँ पे मेरा x का बिंदु है, यहाँ पे y का बिंदु है, x y, एक बिंदु मेरे यहाँ पे x y, दूसरा बिंदु मेरे यहाँ पे x y, हम उसको मिलाते तो एक रेखा बनती थी, तो वही हम उसको हल कहते थे। लेकिन हल यहाँ वो नहीं है, यहाँ हल इन दोनों में जो रिलेशन है वो हल है कि ये दोनों कहीं पे कट रही है, तो देखिए ये और ये यहाँ पे एक जगह पे कट रही है, तो इसलिए इनका जो हल है वो क्या है, ये इसका हल है। तो हम लिखेंगे इसका क्या है, अद्वितीय हल है। क्या है, इनका अद्वितीय हल है। मने नहीं द्वितीय मने दो, मतलब इसका दो हल नहीं आएंगे, इनका एक ही हल आएगा। सीधी सी बात, क्यों आएगा दो हल, क्योंकि ये एक ही जगह पे काट रही है, ठीक है। मैंने क्या कहा, जितनी बार एक दूसरे को काटेंगे उतना ही हल होगा। तो ये एक बार काट रही है तो एक हल होगा। और जब हल होता है तब वो संगत होता है, ये भी ध्यान रखना है। जब वो हल है, जब उनका हल हो रहा है तो वो क्या होगी, संगत होगी, ठीक है। इसको अभी आप रहने दीजिए। दूसरा टॉपिक है इसमें, दूसरी बार कंडीशन क्या आ सकती है, दूसरी कंडीशन में जो रेखाएं होंगी या तो वो समांतर होगी। देखिए या तो प्रतिच्छेद होगी, अगर वो प्रतिच्छेद नहीं तो वो क्या होंगी, समांतर होंगी। समांतर मीन्स कि उनके बीच का जो गैप होगा यहाँ से यहाँ तक, मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी, x होगी, वो कम नहीं होगी। वो इसी तरह से दोनों रेखाएं समान अंतर से आगे बढ़ेंगी, तो उसको कहते हैं समान अंतर। तो इसका मतलब ये कभी मिलेंगी नहीं, तो जब ये मिलेंगी नहीं तो इनका कोई हल नहीं होगा। जब मिल ही नहीं रही तो इनका हल कहाँ से होगा, मैंने कहा ना हल कहाँ पे डिपेंड करेगा, उनके मिलने पर। तो जब ये मिल ही नहीं रही उनका हल नहीं होगा, जब हल ही नहीं होगा तो ये क्या होंगी, असंगत हो जाएंगी। इसको अभी भी आप ये समझिए कि ये क्या है, इसका मेन पॉइंट है। इसको मैं थोड़ा लास्ट में समझाऊंगा। लास्ट में है संपाती। संपाती क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संपाती रेखा क्या होती है, जब एक रेखा के ऊपर जस्ट बिल्कुल दूसरी रेखा आ जाती है। देखिए 3 कंडीशन आ गई, पहले में एक बार काट रही, दूसरे में इस प्रकार से काट ही नहीं रहा, तीसरे में जब काट रही तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है। तो जब ये एक दूसरे के ऊपर है तो आप समझिए कि देखिए ये यहाँ पे भी कट रहा होगा, यहाँ पे इसके प्रत्येक बिंदु पे एक दूसरे को काट रही है कि नहीं काट रही, तो इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो जब हल हैं तो वो क्या होंगे, संगत होंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार 9th में क्या था, 9th में हमने सीधे बोल दिया कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्लियर है जी। लेकिन यहाँ देख रहे हैं जब आप 2 इक्वेशन कर रहे हैं, जब हमारे पास 2 सरल रेखाएं आ रही हैं तो किस प्रकार से हमारा ये चेंज हो रहा है, तब डिपेंड कर रहा है कि वो आपस में क्या रिलेशन लेके आ रहे हैं। अगर वो एक बार काट रही है तो एक हल होगा, हल है तो संगत है। जब वो एक समांतर है तो एक दूसरे को काट ही नहीं रही है, जब वो काट ही नहीं रही तो कोई हल नहीं होगा, जब हल नहीं है तो असंगत होगा। और तीसरी कंडीशन में जब वो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है तो वो बिल्कुल बिंदु बिंदु पे एक दूसरे को काट रही है, तो उनके अनेक हल हो जाएंगे, और जब हल है तो क्या होंगे, संगत होंगे। अब ये जो मैंने रखा है ये क्या है, ये क्या है, देखिए ये जो आप निकाल रहे हैं ना, ये तो आप ग्राफ विधि से भी कर सकते थे जो हमने पहले किया है। लेकिन ये क्या कर रहा है, बिना ग्राफ का प्रयोग किया। हम ग्राफ का प्रयोग नहीं करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में हमारे पास 2 समीकरणें होंगी और हमसे पूछा जाएगा कि बिना ग्राफ का प्रयोग किए बताइए कि ये क्या है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं कि संपाती है। तो हम कैसे बताएंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन होगा जैसे ये है तो इनका अनुपात निकालेंगे, ठीक है। अनुपात किनका, जो इनके वास्तविक संख्या A1/A2 का अनुपात, B1/B2 का अनुपात, C1/C2 का अनुपात निकालेंगे, मैंने बटे में लिखेंगे। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो अब आपने यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है कि जब इनका अनुपात जैसे A1/A2, B1/B2, C1/C2 आपने कर दिया, तो हम सबसे पहले जब देखेंगे A1/A2 को हल करके निकालेंगे। अगर कट रहा हो तो ठीक है, नहीं कट रहा तो ऐसे रहने देंगे। फिर B1/B2 को देखेंगे। अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर हैं, क्या है, ये दोनों बराबर हैं, तो हम आगे जाएंगे नहीं, बराबर नहीं है। सबसे पहले क्या जाता है कि A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर है ही नहीं, तो हम आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पे हम बता देंगे कि जब ये बराबर नहीं है ना, तो हम बोल देंगे कि ये प्रतिच्छेदी है और संगत है और इनका अद्वितीय हल है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बड़े अच्छे से क्या करना है कि A1/A2 और B1/B2 को चेक करना है। जब हम इसको क्वेश्चन करेंगे तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से समझ जाओगे। तो अगर ये बराबर नहीं है तो हमें C1/C2 को देखना ही नहीं है, ध्यान रखना, C1/C2 को देखना ही नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो हम इसी से बता देंगे कि ये क्या प्रतिच्छेदी है, अद्वितीय हल है और संगत है। क्लियर है। दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए कि हमने देखा भाई A1/A2 निकाला, ये तो बराबर आ गया, A1/A2 B1/B2 क्या आ गया, बराबर आ गया। भाई अब तो आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि बराबर आ गया। फिर हम आगे गए, लेकिन C1/C2 मान लो इसके बराबर नहीं है।
ये तो बराबर आ गया, मान लो 1/2 है, ये भी 1/2, लेकिन ये 3/2 आ गया, ये बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। और जब ये समांतर हैं तो इनका कोई हल नहीं इनका कोई हल हो ही नहीं रहा होगा, और ये असंगत होगी क्योंकि मिल ही नहीं रही है। क्लियर है। लास्ट कंडीशन में हम क्या देखेंगे इसमें, कि जो तीसरा टॉपिक है हमारा संपाती में, अगर हम देखा कि A1/A2 बराबर है, ठीक है, इसकी तरह आ गया जैसे समांतर की तरह, A1/A2 क्या आ गया, बराबर आ गया। फिर हम आगे जाएंगे, फिर हम देखेंगे C1/C2, अगर ये भी बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया, तो समझ लीजिए ये क्या है, संपाती है। मीन्स ये एक दूसरे के ऊपर है, और एक दूसरे के ऊपर है, तो इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और ये क्या है, संगत है। तो ये जो टॉपिक है, इस तरह से आप बिना ग्राफ का प्रयोग किए आप बता सकते हैं कि कैसी रेखा है, संपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेदी है। क्लियर। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जो कि बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ये शायद 2017 में आ रखा है ये, कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है, और साथ ही ये भी बताना है कि ये संगत है क्या संगत है। ठीक है, तो जो हमने अभी टॉपिक समझा उसी से रिलेटेड है, तो हमें इसका अनुपात निकाल के बताने कि ये क्या है। ठीक है, तो देखिए हम किस प्रकार के, हमने ये इक्वेशन लिखी, हमारे पास इक्वेशन ये दे रखी है। ठीक है, हमारे पास जैसे इक्वेशन है, हम लिखेंगे कि दी गई समीकरणों की तुलना जो है A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 से करने पर, तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए A1 का मान क्या है, यहाँ से A1 का मान है 6, B1 का मान ये चिन्ह के साथ आएगा। ठीक है, तो B1 का मान होगा -3, C1 होगा 10। ठीक है, इसी प्रकार से A2 क्या होगा, 2 होगा, जो B2 होगा यहाँ y के साथ कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा, तो -1, और C2 = 9। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हम इनका निकालेंगे A1/A2। ठीक है, तो A1 कितना है, 6, A2 कितना है, 2, तो ये 2 इसको कितनी बार काटा है, 3 बार, 2 3 6 हमारा आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका B1/B2। तो B1/B2 देखिए, B1 कितना है, -3, और B2 कितना है, -1, माइनस को 1 कट जाएगा, और इसको कितनी बार काटेगा, 1 3 को 3 ही बार काटेगा। ठीक है, देखिए ये हमारे बराबर आ गया। चलिए अब देखते हैं इसका C1/C2। तो हमने निकाला C1/C2 बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, ये है 10 और ये है 9, तो ये काट रहे हैं, नहीं काट रहे, तो ये ऐसे का ऐसे रहेगा 10/9। ठीक है, 10/9। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने A1/A2 देखे बराबर है, तो देखिए हमारा क्या हो रहा है, A1/A2 ये बराबर है किसके, B1/B2 की। ठीक है, तो A1/A2 और B1/B2 के आपस में बराबर है, लेकिन जो C1/C2 है वो बराबर नहीं है। अब आपको क्लिक करना चाहिए कि तुरंत ये कब होता था, ये हमारा होता था कि जब हमारी ऐसी कंडीशन आती थी, तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो रेखाएं होती थी वो क्या होती थी, समांतर होती थी। आपको ध्यान होगा, पहले ही अगर वो हो गया तब तो प्रतिच्छेदी है, लेकिन दूसरे में क्या होता था, ये बराबर आ गया लेकिन ये बराबर नहीं है, तो हम कहते थे उसको समांतर है। और जब समांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं है, और जब इसका कोई हल नहीं है तो इसलिए ये क्या है, असंगत है। क्लियर है, ये बोर्ड में आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम, क्वेश्चन ये लिखने का तरीका बदल सकते हैं, चलो हम दूसरे क्वेश्चन में उसका लिखने का तरीका बदल देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से भी आ सकता है कि जांच कीजिए कि समीकरण युग्म ये और ये संगत है या असंगत। क्लियर है, इस प्रकार से भी आ सकता है, या ऐसे भी आ सकता है, बिना ग्राफ विधि का प्रयोग किए बताइए कि दी गई समीकरण युग्मों का क्या है, प्रतिच्छेदी है, संपाती है, समांतर है, संगत है, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है वो। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है हम उसको लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से A1 A2 B1 B2 को निकालेंगे। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, तुलना कर सकते हैं। अगर आप तुलना भी नहीं है, अगर टाइम कम है तो सीधे देखिए हमें, लेकिन कुल मिला के ये है कि हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो ज़्यादा अच्छे तरीके से करोगे आप, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल गलती नहीं होने वाली, क्योंकि एक एक चीज़ हमने लिखी है। या हम ऐसा यहाँ से लिख सकते हैं, सीधे हम यहाँ से देखेंगे, देखिए A1 = क्या होगा, तो x के बगल में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, तो A1 = क्या होगा, 1। देखिए B1 = क्या होगा, ये जो इसके बगल में क्या है, 3 है, y के बगल में क्या है, 3, और C1 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है, वैसे ज़रूरत है नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, इस समीकरण को, ये जो समीकरण हमारे पास है इस रूप में नहीं है, ध्यान दे रहे होंगे आप, इस रूप में नहीं है, क्योंकि हमारा जो C है वो बराबर के इधर है, तो लेकिन हमारा जो व्यापक रूप है इसमें तो C1 इधर होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम यहाँ करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x +
3y और 6 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0। अब ये उसकी तरह हो गया है, क्लियर है। इसी प्रकार से 2x ये माइनस का 3y और ये 12 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 12 बराबर 0। ये हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमें उसकी तरह लिखना है ना उसे, तो तभी हम उसकी तुलना कर सकते हो। C1 अब हमारा क्या आ गया माइनस का 6। इसी प्रकार यहाँ देखिए जो हमारा A2 होगा, तो A2 कितना हो गया, यहाँ कितना है 2 है, ठीक है। B2 कितना है, B2 कितना है माइनस का 3, B2 माइनस का 3 है। और जो C2 आ गया हमारा कितना आ गया माइनस का 12। अब हम इनका रेशियो निकालते हैं, किसका, A1 अपॉन A2। तो इनका रेशियो क्या है 1/2, कुछ कट नहीं रहा है, क्लियर है। फिर हम निकालेंगे B1 अपॉन B2, तो ये क्या आ गया 3 अपॉन माइनस का 3। ये तो ये क्या होगा, इससे ये कट जाएगा तो कितना आएगा -1। अब हम देख रहे हैं ये बराबर नहीं है, तो हमें C1 अपॉन C2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जो A1 अपॉन A2 है और B1 अपॉन B2 है, क्या ये बराबर है। देखिए ये आया यहाँ पे 1/2 है और ये हमारे कितना -1 है, तो ये बराबर नहीं है। तो हम लिख देंगे कि डज नॉट इक्वल। और ये कब होता था, ये तभी होता था जब हमारी जो रेखाएँ होती थी क्या होती थी, वो प्रतिच्छेदी होती थी। क्या होती थी, प्रतिच्छेदी रेखाएँ, क्लियर है। और जब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो इनके हल कितने होंगे, सिर्फ एक हल होगा, मात्र एक हल, या हम लिख सकते हैं अद्वितीय हल, ठीक है। और जब हल है तो क्या होगा, संगत भी होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, और अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो इस प्रकार से आप इस पूरी एक्सरसाइज को, जो हमारी 3.1 है, इसमें 3.1 नहीं सॉरी 3.2 जो एक्सरसाइज है, इसमें हमारा दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन है, आप क्या करोगे, पूरे क्वेश्चन लगाओगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आप कमेंट में करें कि मुझे क्वेश्चन नहीं आया या कोई भी दिक्कत हो रही होगी, क्लियर है। इसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो हमारा ग्राफीय विधि है पूरी तरह से, जिसको हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेरा जो मोटिव है वो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है। क्वेश्चन करने का कोई वो नहीं है, क्वेश्चन तो मैं सारे कर सकता हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्वेश्चन आपने लगाने। आप कॉन्सेप्ट यहाँ देखिए, 1-2 क्वेश्चन मैंने उस तरह से कर दिए हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन करने हैं वो आपने करने। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना आप बोर्ड में अच्छा करके आओगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप इसके सारे क्वेश्चन लगाओगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आप मुझे कमेंट में पूछोगे। तो इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे कवर ग्राफीय विधि से किस प्रकार से समीकरणों को हल किया जाता है। तो तब तक थैंक यू।